बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे। और जनाब, आजकल सुबह सुबह स्कूल तक की वॉक और इनको छोड़ने के बाद की वॉक बड़ी ही खुशगवार हो गई है। माशाल्लाह, हर तरफ फूल खिल गए हैं, रंग बिरंगे आपको देख सकते हैं, पत्ते पौधे सब नज़र आने शुरू हो गए हैं। बर्फ़ का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो ये हरियाली देख के ना आँखों को बड़ा भला लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आसपास के छोटे छोटे जानवरों को भी आपकी पहचान सी होने लगी है। अब ना गुलहरियाँ मुझे देखते ही भाग जाती हैं और ना चिड़ियाएँ मेरी कदमों की चाप से उड़ती हैं, हत्ता कि मैं उनके सर तक ना पहुंच जाऊं। मुझे आज तक याद है कि हमें आए हुए शायद 2 हफ्ते ही हुए थे और हम बैंक अकाउंट खुलाने गए तो वहाँ पे जो साहब थे वो कैनेडियन ही थे, यानी कि गोरे थे। उन्होंने पहला सवाल हमसे ये पूछा कि आप दुबई से कनाडा क्यों आए हैं। अच्छा, शदीद सर्दी हो रही थी और उस बंदे ने इतनी हसरत से हमें कहा कि मैं होता तो मैं कभी भी गर्म जगह को छोड़ के कनाडा ना आता। वो पहला टाइम था जब मैंने रियलाइज़ किया कि वाकई ये बहुत बड़ा चेंज होता है लाइफ का। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ का गोरा अपनी सर्दियों से बड़ा आवाज़ार है। उसको सर्दियाँ शायद इतनी पसंद ही नहीं हैं। बहुत ही दिल लगा के वो इंतज़ार करता है उन दिनों का जब आएंगी गर्मियाँ। आउटडोर एक्टिविटीज़ हो सकेंगी, आउटडोर सजावट हो सकेगी, वो पार्क्स में जा सकेंगे, कैंपिंग पे जा सकेंगे, बारबेक्यू कर सकेंगे। तो ये वाली फीलिंग आपको हर स्टोर पे भी नज़र आती है। अब ये बेसिक सा डॉलरामा है। इस पे ऐसे ऐसे बर्तन आ गए हैं जो हम कॉस्को से इतने महंगे दामों ख़रीदते रहे हैं। और देख के मुझे हैरत ही हो रही थी कि वाह, कितना पैसा उजाड़ा हमने, जबकि हर चीज़ अब डॉलरामा पे मिलती है। लेकिन एक गलत फहमी मैं अब दूर कर दूँ, यहाँ पे अब $1 में कुछ भी नहीं मिलता। डॉलरामा पे भी जो चीज़ें हैं वो $2, $2.50 या $3 से ही स्टार्ट हो रही हैं। और जितनी भी चीज़ें हैं वो $5 और उसके ऊपर तक जाती हैं, प्लस उन पे टैक्स भी लग जाता है। तो इतना भी सस्ता नहीं है, यानी 1000-1200 पाकिस्तानी में आपको कोई ना कोई अच्छी चीज़ मिलती है। अब इन ग्लासों के सेट को देख के ही मुझे इतनी हैरत हुई। मेरे पास अभी ब्रांड न्यू पड़ा है और मैंने खोला भी नहीं, और देखिए वो डॉलरामा पे भी मिल रहा है। तो यहाँ पे ये सब कुछ है जो आप पेंट करके अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। मज़ेदार किस्म की बास्केट्स हैं जिनसे आप बड़े अच्छे तरीके से अपने किचन काउंटर को या किसी भी जगह को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो बस मुझे भी कुछ एक दो ऑर्गेनाइज़र्स चाहिए थे और उसी के कुछ आइडियाज़ हमारी फ्रेंड हमें दे रही हैं। कुछ चीज़ें याददाश्त के स्टोर रूम में इतनी कहीं नीचे हमने रख दी हैं कि जब अचानक से उन पे नज़र पड़ती है ना तो अजीब सी हैरत होती है। मैं पक्का कह सकती हूँ कि आप में से अक्सर लोगों की अम्मियों ने अपने हाथों से डोरियों में मोती पिरो के मनी प्लांट की बोतलें इस तरह के हैंगिंग बास्केट्स में ज़रूर लटकाई होंगी। हर घर में ये मिलती थी। और ये कुंजियाँ देखें, या तो स्टील की बड़ी सी अलमारी की हैं या फिर किसी ऐसे ख़जाने की जिसकी कोई आजकल तलाश नहीं कर रहा। तो जनाब, बड़े बड़े मॉल्स को छोड़ें और इर्द गिर्द छोटी छोटी दुकानों में एक चक्कर लगाएं। हो सकता है जिस तरह से मुझे अपने इंटरेस्ट की कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है, आपको भी कोई मज़ेदार किस्म की चीज़ दरियाफ़्त करने का मौका मिले। कनाडा आने के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैं नोटिस करती थी ना वो इसका आसमान था। इस कदर मुख्तलिफ लगता था, इतना क्लियर लगता था, ऐसा लगता था कि बाकायदा इसमें कलर भरे हुए हैं। पता नहीं आप लोगों को वीडियो में देख के ये एहसास होता है या नहीं होता। पूरी सर्दियां हम दोनों दोस्तों को कोई मौका नहीं लगा कि हम बाहर जा सकें, कोई घूम फिर सकें। तो ज़रा सा अच्छा मौसम हुआ तो हमने सोचा कि चलो, अगर डॉलरामा का चक्कर लगाया है तो ज़रा बाहर जाके कुछ देर बैठते हैं, कुछ खा पी के आते हैं। अभी बच्चों के स्कूल से आने में काफ़ी टाइम था। ये हमारा फेवरेट हलाल बर्गर स्पॉट है। यहाँ पे आपको हाथ मुंह धोने के, वज़ू करने के, नमाज़ पढ़ने की भी बड़ी अच्छी सी जगह मिल जाती है। और काफ़ी पुरसुकून जगह है, तो बैठ के खाने में मज़ा भी बहुत आता है। बाहर की दुनिया जितनी मर्ज़ी अफरा तफरी का शिकार हो, भाग रही हो, दौड़ रही हो, इस रेस्टोरेंट के अंदर सुकून होता है। इसका नाम भी ग्लैडिएटर्स है, कहीं पुराने वक्तों में ही ले जाता है आपको।
हमेशा की तरह हम भूल गए कि हमने सिर्फ़ एक बर्गर ही ऑर्डर करना था, क्योंकि जब भी हम 2 ऑर्डर करते हैं हमसे खाए ही नहीं जाते हैं। और बर्गरों की तक़सीम इस तरह से की जाती है कि ज़रा भी किसी की हक़ तलफ़ी ना हो। मतलब लोग अपनी जायदाद की तक़सीम भी ऐसे नहीं करते होंगे जैसे हम बर्गर्स को हाफ़ हाफ़ करते हैं। ना एक खीरा ज़ायद किसी के पास जाए और ना किसी के पास कोई कमी हो। तो देखिए, ये कहने और देखने में बड़ी मामूली सी बात है, लेकिन ज़रा सी चीज़ों का ख़्याल करना, हक़ की बात करना, अदल का, इंसाफ़ का साथ कभी ना छोड़ना, अमल करके दिखाना अपने बच्चों को क्या सही है, तो यकीन माने ख़ुद ब ख़ुद वो बच्चे आपसे सीखते हैं और अपनी आगे वाली ज़िंदगियों में उसको अप्लाई भी करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था, इन मुल्कों में बच्चों की तरबियत करना कितना मुश्किल है, आप कैसे करती हैं? यकीन माने, चाहे आप कहीं भी रहते हों, बच्चों की तरबियत करना बहुत ही दुश्वार है। ये बहुत बड़ा फ़रीज़ा है। ऐसे ही आपके पैर के नीचे अल्लाह ताला ने जन्नत नहीं रख दी। कुछ तो वजह है, कुछ तो काम आपको दिया है। तो देखिए, अगर आप कहेंगे ना अच्छा बच्चा बनो, तो ज़बानी जमा खर्च से आजकल कोई अच्छा बच्चा नहीं बनता। अमल करके दिखाइए। जैसा बच्चा आप उसे बनाना चाहती हैं, वैसा अच्छा इंसान उसके सामने बनिए। इंशाअल्लाह ताला वो आपसे ज़रूर सीखेगा। अगर आज नहीं तो कल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हर वो चीज़ वैसे करेगा जैसे आपने किया है। बाकी इस चीज़ पे तवक्ल रखें कि अल्लाह ताला हर वक्त आपको देख रहे हैं। उनसे मदद मांगिए कि वो आपको उनकी बेहतरीन परवरिश करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं और बच्चे वैसे नहीं निकलते जैसा आप चाहते हैं, और बहुत से लोग कुछ भी नहीं करते और बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। आप अल्लाह ताला से हर वक्त मदद मांगें, उसको कहें कि वो आपको तौफ़ीक दे कि आप उनका हक़ पूरी तरह से अदा कर सकें और आपके बच्चे जो हैं और हमारे बच्चे हमारे हक़ में सदक़ा जारिया बन सकें। तो बस अपनी एफ़र्ट पूरी डालें और नतीजे की फ़िक्र छोड़ दीजिए। वो सब कुछ अल्लाह ताला पे डाल दीजिए। वो बेहतरीन प्लानर है। इंशाअल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो जनाब, आने वाली तरकीब हमारी प्यारी दोस्त शाज़िया के नाम। जब मैं दुबई से आ रही थी तो मैंने उनकी ये डायरी उनसे छीन ली। मैंने कहा, तुमने इतनी मज़े की इस पे रेसिपीज़ लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी मेरे साथ कनाडा जाएंगी। और उनका दिल भी इस कदर कुशादा है, उसने सब कुछ अपने पास दोबारा से कॉपी किया और मुझे अपनी डायरी थमा दी। आज इतने साल गुजरने के बाद भी शाज़िया, आप देख सकती हैं, आपकी डायरी मेरे साथ साथ है। हरीसा मैंने जब भी खाया, शाज़िया के घर खाया, सारी ज़िंदगी कभी नहीं बनाया और ना ही मुझे पता चला हरीसा कैसे बनता है। पिछले कुछ दिनों से हमारे मियाँ साहब की सुई अटकी हुई थी कि हरीसा हरीसा हरीसा। मैंने कहा चलें भाई, पूरा करते हैं उनका शौक़ और बनाते हैं हरीसा। रेसिपी थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन मज़े की है। एक रात पहले आपने 2 कप दलिया गंदम का और उसके साथ आपने मूंग की छिलके वाली दाल और साथ में चावल 1-1 कप, टोटल 4 कप हैं ये। इनको अच्छी तरह से धो के पानी में भिगो के ओवरनाइट आपने रख देना है। अगली सुबह जब आप चेक करेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुकी होंगी। अच्छा, बहुत से लोग जौ का दलिया भी इसमें शामिल करते हैं, लेकिन ऑथेंटिकली इसमें गंदम का ही दलिया डलता है और आप चाहें तो साबुत गंदम भी डाल सकते हैं, लेकिन दलिया मुझे लगता है ज़्यादा आसान है। जितनी ऑथेंटिक रेसिपीज़ थी उन सब में दालों को अलग से उबाला गया। यकीन माने, अगली दफ़ा मैं बनाऊंगी तो इन सबको प्रेशर कुक करूंगी। तो वो वहाँ पे उबल रही हैं, ऊपर जो झाग आ रही है वो आपने साथ साथ उतारते रहना है और दालें उबलने में कोई जल्दी नहीं करेंगी, काफ़ी टाइम लगाएंगी। अब ये है एरोमेटिक्स, खुशबू के मसाले। काली मिर्च है, बादियान का फूल है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, धनिया पाउडर, ठीक है। और आपने जो है वो इन सब चीज़ों को, और ज़ीरा, इन सब चीज़ों को बारीक पीस के साइड में रख लेना है। कोई इनको ड्राई रोस्ट नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं किया गया है। एक तरह से गरम मसाला सा आपने बना लिया है। अगर आप पसंद करें तो इसमें थोड़ी सी जो है वो सिनेमन स्टिक भी डाल सकते हैं, मगर मसाला बारीक पीसिएगा। ऑथेंटिक हरीसा मटन से बनता है। शाज़िया बीबी जो है वो चिकन से बनाया करती थी और हम बना रहे हैं बीफ से। बीफ के बड़े बड़े टुकड़े लिए हैं, साथ में हड्डियां भी हैं, साथ में लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें मैं डाल रही हूँ और उसके साथ इसमें डाल रही हूँ नमक और लाल मिर्च। जो लोग असली हरीसा बनाते हैं ना हरी मिर्चें डालते हैं और ना ही लाल मिर्चें डालते हैं उसके अंदर, बस काली मिर्चें ही डालते हैं।
तो ये अब आपकी मर्ज़ी है, मगर मैंने इसमें कड़ी पत्ता भी डाला है, कड़ी पत्ता नहीं, तेज़पात और सिनेमन स्टिक भी डाली है, क्योंकि जितना अच्छा मज़ेदार कोरमा आप बनाएंगे उतना ही अच्छा हरीसा बनेगा। तो इस कोरमे को जो है वो मैंने पकाने के लिए 30 मिनट का मैंने इसमें प्रेशर लगाया था, क्योंकि हमें गोश्त मुकम्मल तौर पे गला हुआ चाहिए। इसको देख के अगर आपको ये गुमान हो रहा है कि फटाफट ही दालें गल जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये कम से कम 1.5 घंटे में गलेंगी। यहाँ पे मैंने पानी गरम किया और उसमें पूरा एक बंच पालक का डाल दिया है। तो अब वो वहाँ पे ब्लांच हो रही है और साथ साथ हमारे चावल, दाल और दलिया भी पक रहे हैं। इनको आपने हिलाते जुलाते रहना है, ढक्कन रख के। अगर आप कहीं चले जाएंगे तो ये सब कुछ उबल के बाहर आ जाएगा, जो कि मेरे साथ हुआ। पालक उबालते हुए मैंने इसके अंदर नमक नहीं बल्कि चीनी डाली थी। आधा चम्मच चीनी डाली है, उससे पालक का ग्रीन कलर जो है वो बड़ी देर तक कायम व दायम रहता है और ये काली नहीं पड़ती। तो बस आपने ब्लांच की हुई पालक को जो है वो पीस के एक साइड पे रख लेना है। और यहाँ पे देखिए जनाब, हमने जो है उसके नीचे स्टैंड रख दिया, क्योंकि हमें गुमान हो रहा था कि ये नीचे से लगने लगेगा। तो ये थोड़ा मेहनत तलब काम है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। बहुत से लोग गोश्त की यखनी बनने के लिए रख देते हैं, और जब गोश्त की यखनी तैयार होती है, 1 घंटा पकती है, उसके बाद उसके अंदर दालें, चावल और सब कुछ डाल के उसी यखनी में ही पूरा हरीसा पकाते हैं, जो कि बिल्कुल रियल और अच्छा तरीका है। लेकिन हमने थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया है। गोश्त को हमने प्रेशर कुक करके एक साइड पे कर लिया है, हड्डियाँ उसकी साइड में निकाल ली हैं, और ये जो इसकी यखनी से निकली है इसको आपने संभाल के रखना है, ये आगे काम आएगी। अब आपके पास हैंड ब्लेंडर है, जग है, जिसमें आप ब्लेंड कर सकते हैं। जिस तरह से भी चाहें आप हरीसे को पीस लीजिए, जब आपकी मूंग की दाल और दलिया मुकम्मल तौर पे गल जाए। ठीक है, चावल बेचारे तो बहुत जल्दी गल जाते हैं। मैंने दालों को थोड़ा खड़ा खड़ा रखा है, क्योंकि इसने मज़ीद भी पकना है, उसमें ये और भी गल जाएंगी। तो बस जी, ये सारी यखनी जो डाली है, साबुत लहसुन, अदरक, ये सब कुछ इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और एक दफ़ा और मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी, ताकि मोटे मोटे चंक जो हैं वो ना रहें। लेकिन अगर आप ब्लेंड नहीं भी करेंगे तो अभी आपने इसको इतना पकाना है कि सब कुछ इसके अंदर रल मिल जाएगा और गायब ही हो जाएगा। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसको गाढ़ा गाढ़ा रखें या फिर अच्छी तरह से पीस लें। गोश्त को जो है वो आपने अच्छी तरह से मैश करके इसके अंदर शामिल कर देना है। उसको ब्लेंडर मशीन में बिल्कुल मत पीसें, क्योंकि फिर आपके हरीसे में रेशे नहीं बनेंगे। असूलन यहाँ पे क्योंकि हमने बीफ इस्तेमाल किया है तो बीफ का कीमा ही होना चाहिए था, लेकिन हम इधर चिकन का कीमा ले रहे हैं भाई, तो इस पे कोई नाराज़ ना हो। तो चिकन का कीमा किया है, उसमें एक चुटकी भर बेकिंग पाउडर डाला है। उसके अलावा इसमें नमक, मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, और आपने उसके साथ डाल देना है धनिया और हरी मिर्चें। अंडे की मैंने सफ़ेदी डाली है, हार्डली 1 टेबलस्पून। पूरा अंडा इसके अंदर नहीं गया है, थोड़ी सी सफ़ेदी गई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कीमा नहीं था। पूरा अंडा डालती थी तो फिर बहुत ही फट फट हो जाता, फिर मैं कैसे संभालती उसे। तो अब आपको दिख रहा है साथ साथ हरीसा पक रहा है। इसमें डिश वॉश लिक्विड डाल के इसे धो दिया। कीमे के आपने बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे कबाब बना लेने हैं, बिल्कुल मुन्ने मुन्ने कबाब बनाने हैं। अच्छा, जो मेन इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी जाती है वो ये कि हरीसे में आपने घी का इस्तेमाल करना है, आपने तेल का इस्तेमाल नहीं करना। पहले मैंने इसमें तेल डाला, फिर मैंने उसे निकाल दिया, फिर मैंने उसमें घी डाला, क्योंकि मैं बिल्कुल भूल गई थी कि घी चाहिए। अब आपने उस घी में ये जो छोटी छोटी मुन्नी मुन्नी कबाबियाँ हैं इनको फ्राई करते जाना है। आप देख लें, इन कबाबियों में कुछ भी नहीं है। धनिया, हरी मिर्चें वो भी मैंने खुद डाली हैं। जो असली हरीसा बनाने वाले हैं वो भी नहीं डालते, वो तो बस नमक मिर्च डालते हैं और दैट्स इट। लेकिन मैंने इसमें बाइंडिंग के लिए ज़रा सी अंडे की सफ़ेदी भी डाली है, और बेकिंग पाउडर इसलिए डाला है कि फिर कबाब थोड़े से फूलते हैं और अंदर से सॉफ्ट रहते हैं। तो आप देखें, छोटे छोटे से कबाब थे और साइज़ में कितने बड़े बड़े लगने लगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ वो चुटकी भर बेकिंग पाउडर का कमाल है। अब आप साथ साथ देख रहे हैं कि हरीसा पक रहा है और आपने उसको हिलाते रहना है, और कबाब भी साथ साथ आपने फ्राई कर लिया। और देखें कितने जूसी और मज़ेदार किस्म के कबाब इसमें तैयार होते हैं। ये इतने अच्छे थे कि हमारे बच्चे ऐसे ही खाने को तैयार थे इनको। तो बस जी, आपने ये जो हरीसा है इसके अंदर जो पहले हमने मसाले पीस के रखे थे, जिन्हें मैं कह रही थी एरोमेटिक्स, जिसमें खुशबू होती है,
अब आपने वो शामिल करना है, क्योंकि टेक्निकली आपके हरीसे के अंदर वही नमक मिर्च और मसाला डला हुआ है जो आपने गोश्त को गलाते हुए उसके अंदर डाला था। इन दालों चावल में कोई और मसाला आपने डाला नहीं है। तो बिल्कुल एंड में जब आपका हरीसा जो है वो पकने के बिल्कुल आखिरी मराहिल पे होगा, तब आपने ये वाला मसाला डालना है। उससे ये होगा कि बहुत देर अगर आप इन मसालों को पकाएं तो इनकी खुशबू गायब हो जाएगी, लेकिन अगर आप एंड में डालेंगे ना तो सौंफ की और ज़ीरे की इतनी खूबसूरत खुशबू आती है और हरीसा जो है वो बड़ा ही एरोमेटिक हो जाता है। हरीसे की कंसिस्टेंसी का अंदाज़ा आपको ये मोटे मोटे बबल से होना शुरू हो जाएगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि छींटे उड़ाने लगा है, तो ये बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है, इसमें कोई पानी ऐसा नहीं रह गया, क्योंकि ठंडा होकर ये मज़ीद गाढ़ा होगा। अब आपने इसके अंदर आधे कबाब डाल देने और आधे अभी नहीं डालने। नॉर्मल जो दुकानों पे हरीसा मिलता है ना, उसमें बस हरीसा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर वो क्या करते हैं कि जब कोई ऑर्डर करता है उस वक्त आप घी के अंदर अदरक और पालक और साथ में ही थोड़े से कबाब डाल के एक बघार बनाते हैं। मैंने इसमें हरी मिर्चें एडिशनल डाली हैं, आपको पता है हम थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। तो जब ऑर्डर का आप हरीसा देते हैं तो पहले आप हरीसा डालते हैं, फिर उसके ऊपर ये वाला बघार डालते हैं और दे देते हैं। लेकिन चूँकि मैं घर के लिए बना रही थी और आस पड़ोस में मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा तकसीम भी करूँगी इसको, तो इसलिए मैंने पूरे के पूरे हरीसे का जो देगचा है उसको बघार दिया है। और आप देखें पालक का कितना खूबसूरत कलर है, और वो बिल्कुल ज़रा सी जो चीनी डाली थी उसकी वजह से। हालांकि आप देखें वो घी में फ्राई हो रही है, बिल्कुल भी काली नहीं हुई पालक। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेसिक खूबसूरत हसीन ओरिजिनल किस्म का हरीसा तैयार हो गया है। और इसको बिल्कुल भी आप हलीम से कंफ्यूज ना करें, ये हलीम से बहुत बहुत डिफरेंट होता है। असली हरीसा अगर आप देखेंगे तो वो सफ़ेद होगा, उसमें ये ब्राउन कलर नहीं होगा। ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने इसके अंदर थोड़े ज़्यादा मसाले डाले हैं। खाने में इतना अच्छा है कि आपको किसी रोटी सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी हरीसा बनाएं भाई अपने अड़ोस पड़ोस में ज़रूर दीजिएगा, बहुत खुश होंगे लोग। और जनाब ये है अगली सुबह जिस दिन मदर्स डे था, और मुझे बिल्कुल किचन में नहीं आने दिया जा रहा था। इतनी देर मुझे इन्होंने बिठा के रखा कि अम्मा अभी किचन में नहीं आना। जब मैं किचन में आई तो मेरा इस्तकबाल हुसैन साहब ने किया, जिन्होंने इतना प्यारा सा नोट बनाया था और छोटा सा टेबल जो है वो इतना अच्छे तरीके से अरेंज किया था अपने बचपन की तस्वीरें लगा के। इतना मेरा दिल खुश हुआ। उस दिन मेरे हस्बैंड सुबह में मौजूद नहीं थे, तो जो भी एहतमाम था वो हमारे लिए ही था। साथ में इन्होंने स्कूल में एक कार्ड बनाया था, वो लेकर आए। अब इसको मैं सोच रही हूँ कि ये हमारी फ़ैमिली कैसी है। फिर मैंने इससे कहा ये हमारी फ़ैमिली है, तो कहते हैं नहीं ये तो मैंने स्कूल में कार्ड बनाया था इसमें, मगर आप समझ लें कि ये हम सब लोग हैं। मैंने कहा चले जी भाई समझ लेते हैं, समझने में क्या। हमारे बड़े साहबजादे भी आए हुए थे और उन्होंने मदर्स डे पे मदर को क्या पैम्पर करना था, वो तो अपनी ही पैम्परिंग डिमांड कर रहे थे कि मैं तो अभी चला जाऊंगा, मुझे नाश्ता पहले दिया जाए, मुझे खाना पहले दिया जाए, अम्मा को बाद में दिया जाए। तो बस जी इसी किस्म की गुफ्तगू के साथ जो है वो मदर्स डे का नाश्ता सर्व हुआ। अच्छा मज़े की बात यह है 3-4 दिन पहले मैंने अपनी बेटी से कहा मुझे मग अच्छे नहीं लगते, और उसका मुंह उतर गया। मुझे उसी वक्त समझ में आ गया इन्होंने मेरे लिए गिफ्ट में मग ही ख़रीदा है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा मग था। मैंने उसको प्यार किया, मैंने उसे कहा बहुत अच्छा मग है, बहुत शुक्रिया कि आप मेरे लिए ख़रीद के लाई। उसके बाद यहाँ पे बहस छिड़ गई कि हम में से कौन सा बच्चा प्यारा है। अब माँ के लिए ये फ़ैसला करना तो बहुत मुश्किल है भाई कि कौन सा बच्चा ज़्यादा प्यारा है और कौन सा कम प्यारा है। तो हमसे डिमांड की जा रही थी कि आप अभी इसी वक्त बताइए कि कौन ज़्यादा क्यूट है। तो फ़िलहाल तो हमने हुसैन के ऊपर ही कुर्रा फ़ाल निकाली कि छोटा बच्चा ही हमेशा सबसे क्यूट होता है, तो हुसैन ही सबसे क्यूट है। वैसे तो जैसे जैसे ज़िंदगी बदल रही है चैलेंजेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि माँ बाप का फ़र्ज़ अदा करना बहुत दुश्वार होता जा रहा है। मतलब अब सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स नहीं रह गए, बल्कि तालीम और तरबियत को लेके भी बहुत बड़े बड़े हर्डल्स हैं हमारे सामने, और उनको क्रॉस करना बड़ा ही मुश्किल है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को सही रास्ते पे रखे। तो मुझे याद है कि हम लोग भी अपनी अम्मा के लिए मदर्स डे का सेलिब्रेशन करते थे, एक केक लेकर आते थे, कोई अच्छा सा सूट देते थे। ज़ाहिर है सूटों की हाजत हमारी माओं को कहाँ होती है, पाकिस्तान में रहने वालों को कोई कमी होती है इन चीज़ों की, लेकिन बहरहाल खुश हो जाती थी।
तो अगर साल में एक दफ़ा आपको बैठे बिठाए नाश्ता बनाया मिल जाए। मुझे याद है मेरा पहला जो नाश्ता था वो चाय और पापे थे कि हमारे लिए ये सर्व किया गया था। अब माशाल्लाह इतने सालों में बच्चे पराठे और अंडे तक पहुंच गए हैं, तो इम्प्रूवमेंट तो नज़र आ रही है। पहला तोहफ़ा था चॉकलेट और कोई फेस मास्क या कोई क्रीम या लोशन, और अब फाइनली किसी माँ की फेवरेट क्रॉकरी पीस तक पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो ये भी सीख ही रहे हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी के हर फेज़ में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हमारी अम्मा गुज़र गई थी, उसके कुछ अरसे तक मुझे मदर्स डे ज़हर लगता था, अच्छा ही नहीं लगता था। भाई अब माँ ही नहीं है तो मदर्स डे कैसे मनाएंगे। लेकिन देखिए अल्लाह ताला ऐसे ही ज़ख्मों पे मरहम रखते हैं कि टाइम गुज़र जाता है, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपके दुख थोड़े से मद्धम हो जाते हैं। ज़ाहिर है गायब तो नहीं होते, माँ बाप को तो कोई नहीं भूलता, लेकिन फिर आप उन्हीं चीज़ों पे खुश होना शुरू कर देते हैं जो किसी ज़माने में आपको अच्छी नहीं लगती थी। तो बस जी इस दिन को ना सिर्फ़ और सिर्फ एहसास के साथ मनाया करें। अगर किसी ने आपको आके हग भी कर लिया, प्यार भी कर लिया, थैंक यू कह दिया, हैप्पी मदर्स डे भी कह दिया, तो इस पे भी खुश हो जाएं। किसी ने तोहफे में एक फूल दे दिया, इस पे भी खुश हो जाएं। और अगर कोई भूल ही गया और उसने कुछ नहीं किया, तो भी आप माँ तो रहेंगी, तो टेंशन ना लें, ठीक है। हर वक्त बच्चों को दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला अपनी जनाब से आपकी झोली में बहुत खैर भरेगा इंशाअल्लाह ताला। और जनाब हमारे साहबज़ादे को जाना था वापस, तो हमने उनके लिए बनाया केक, उसे खूबसूरत सा डेकोरेट किया ताकि वो अपने साथ ले जा सकें। आप सब तो जानते ही हैं वहाँ पे जो उनके साथी बच्चे हैं वो इस बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब ये वापस आएगा तो अपने साथ केक लेकर आएगा। तो हमने सोचा मदर्स डे की खुशी में उन बच्चों को भी शामिल करें। बच्चों के दोस्त भी तो आपके बच्चे ही होते हैं, है ना। इस दफ़ा मैं डिस्पोजेबल डब्बा ख़ास तौर पे लेकर आई, क्योंकि जो डब्बा उनके घर जाता है वापस ही नहीं आता। अल्लाह जाने लड़के क्या करते हैं, मेरा ख़्याल है फेंक देते हैं। तो भाई आपको पता है कि अम्मियों को अपने डब्बों से बड़ा ही कोई ख़ास किस्म का लगाव होता है। और जनाब यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शेयर कर रही हूँ जो कि बड़ा ही कामयाब रहा। ये फ्रोज़न नान है, इनको मैंने थोड़ा डीफ्रॉस्ट कर लिया है, यानी कि इस वक्त फ्रोज़न नहीं है। और जो कबाबों का कीमा बनाया था उसमें से थोड़ा सा बचा लिया था। अब पतली सी लेयर इसके ऊपर लगा दी है। आपको पता है इसमें ज़रा सी अंडे की सफ़ेदी भी है। तो बस एक पैन को हल्का सा ग्रीस किया है और उसके ऊपर इसको छोड़ दिया। हमने सोचा देखते हैं ये पकता है या नहीं पकता। यकीन माने इतना अच्छा पका कि हैरान ही हो गई मैं। याद है एक दफ़ा अवन में अरबी रोटी बेक की थी कीमा डाल के, कच्चा कीमा डाल के, बिल्कुल ये उसी का भाई लग रहा था, लेकिन इसमें रिस्क जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर था। नान भी पका हुआ था, कीमे की इतनी बारीक लेयर थी, वो इतना हसीन पका, उसने छोड़ा भी नहीं नान को। हमारे बच्चे तो इस कदर खुश हुए। अच्छा इतना थोड़ा कीमा था कि ओनली 2 ही नान बने। उसकी छोटी छोटी सी स्टिक्स काटी और सबको तबर्रुक के तौर पे बांट दिया। लेकिन इंशाल्लाह इसको मैं आइंदा ज़रूर बताऊंगी। तो अगर आप तंदूर का नान या रोटी लेकर आएँ तो बचे हुए कबाब के कीमे से आप ये वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा बना, बहुत मज़ेदार बना। किसी टी पार्टी में रख सकते हैं, लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं। भाई अपने सुबह के नाश्तों में इसको कीमे वाला नान बना के आप सर्व भी कर सकते हैं, है ना। देखिए 1 मिनट में मैंने आपको क्या मज़ेदार किस्म की जो है ना वो शॉर्टकट तरकीब बता दी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके मैसेजेस का मुझे इंतज़ार रहता है। सब्सक्राइब करेंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे, तो आप भी खुश रहिए। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।